आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कार्नो चक्र के और रेफ्रिजरेटर की जो तुलनात्मक थ्योरी थी वो हमने पढ़ी थी कि कार्नो प्रोसेस जो है, कार्नो चक्र, वो ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों के लिए समान रूप से कार्य करता है। यानी कि उसका एक सीधा क्रम जो है वो ऊष्मा इंजन में काम करता है और उसका विपरीत क्रम जो कि उत्क्रमणीय प्रक्रम है, कार्नो चक्र, कार्नो प्रक्रम, तो विपरीत क्रम में उसको अगर अपन फॉलो करते हैं तो वो रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य करता है। इसका मतलब कार्नो का जो प्रक्रम है वो ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों के लिए कार्य कर सकता है अलग अलग क्रम में। अब आज अपन उसी बेस पे हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। प्रथम नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, शून्यांकी नियम भी पढ़ चुके हैं। अब जो है ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये नियम क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें दो कथन समझने होंगे। यानी इसको समझाने के लिए नियम तो एक ही है लेकिन इसके लिए दो स्टेटमेंट हैं। पहला जो स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक का कथन। दोनों ही साइंटिस्ट हैं, नाम अपन पहले से जानते हैं, केल्विन और प्लांक। प्लांक का कथन। अब सबसे पहले तो ध्यान से इसको सुन लीजिए, स्टेटमेंट क्या है। केल्विन प्लांक का कथन ये है कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है जो ऊष्मा स्रोत से सीधे ही ऊष्मा को ग्रहण करके डायरेक्ट पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित कर दे। अपन ये पढ़ चुके हैं, ऊष्मा इंजन का प्रोसेस पढ़ा है, तो स्रोत से कितनी ऊष्मा लेता है वो, तो हम इसको समझाना चाहें इसको यहाँ से। ये हमारा ऊष्मा स्रोत जो कि उच्च ताप पर होता है, इसकी कैपेबिलिटी अनंत होती है, यानी कितनी भी ऊष्मा इससे ली जाए इसका ताप क्या रहता है, नियत बना रहता है। तो जो कार्य करेगा, यहाँ से कितनी ऊष्मा ली जाती है, स्रोत से ऊष्मा ली गई को क्या लिखते हैं अपन, Q1। तो Q1 जो ऊष्मा ली वो डायरेक्टली कंप्लीट काय में बदल जाए, कार्य में। Q1 बराबर क्या हो जाए, W। यानी सिंक की कोई आवश्यकता नहीं। सिंक अगर दिखा भी दें तो सिंक की उपस्थिति या सिंक का होना आवश्यक नहीं हो। तो केल्विन प्लांक का कहना ये है कि ये जो प्रोसेस है वो असंभव है। क्या है ये, असंभव प्रक्रिया। यानी कि केल्विन प्लांक ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी ऊष्मा इंजन संभव नहीं है। असंभव का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी, ये क्या हमने दिखाया है चित्र में, ऊष्मा इंजन को, और इस इंजन में क्या प्रोसेस दिखाया है कि वो स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है उच्च ताप T1 केल्विन पर, और सारी की सारी ऊष्मा को काय में कन्वर्ट कर दिया, कार्य में, और सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दी। यानी कार्नो प्रक्रम के लिए सिंक की आवश्यकता नहीं है, ऊष्मा लेते जाओ, कार्य में बदलते जाओ। तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, और ना कोई थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर सकती है, ना संतुष्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि सही प्रोसेस क्या है, सही प्रोसेस तो जो हमने कार्नो के पूरे चक्र में, कार्नो प्रक्रम के 4 चरण हमने पढ़े हैं, उन 4 चरणों में जो प्रोसेस संपन्न होता है वही प्रोसेस संभव है प्रैक्टिकली। यानी कि आप ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन पर स्रोत से क्या लेगा, ऊष्मा Q1, और ये हमारा क्या है, नीचे ऊष्मा सिंक है जो निम्न ताप T2 केल्विन पर होता है, ऊष्मा सिंक T2 केल्विन ताप पर। तो Q1 जो ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की गई उसका कुछ भाग किसको देगा, सिंक को देगा, Q2, और बाकी की जो ऊष्मा है यानी कि Q1 माइनस Q2 वो काय में कन्वर्ट होगी, कार्य में। तो ये जो प्रोसेस है वो संभव है। ये कैसा प्रोसेस है, संभव, मतलब पॉसिबल है, ऐसा कर पाना संभव है। इस प्रक्रिया को प्रैक्टिकली देखना या करना संभव है। तो ये संभव प्रक्रिया है।
यानी संभव प्रक्रिया में क्या होगा, इंजन जो भी बनाएंगे हम प्रैक्टिकली वो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके कुछ ऊष्मा सिंक को प्रदान करके और बाकी की ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। यही प्रोसेस संभव है। तो एक बार फिर से केल्विन प्लांक का कथन क्या है, दोबारा से सुन लीजिए। केल्विन प्लांक के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी ऊष्मा इंजन बनाना संभव नहीं है जो ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की गई संपूर्ण ऊष्मा को सीधे ही कार्य में परिवर्तित कर दे, अर्थात सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दे या सिंक की आवश्यकता नहीं पड़े और सारी ऊष्मा कार्य में बदल दे। ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है, इट मीन्स असंभव है। तो संभव क्या है, संभव यह है कि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ले, कुछ ऊष्मा सिंक को दे और बाकी की ऊष्मा कार्य में परिवर्तित कर दे। तो स्टेटमेंट ही लिखना है अपने को। केल्विन प्लांक जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊष्मागति का द्वितीय नियम क्या है समझाइए, तो अपने को दोनों स्टेटमेंट लिखने हैं। कई बार एक ही स्टेटमेंट भी पूछ लेता है, कई बार केवल ये लिखा होता है क्वेश्चन में कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में केल्विन प्लांक का कथन समझाइए, तो फिर एक ही समझाना है, दूसरा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला कथन जब समझाएंगे तो पहले स्टेटमेंट लिखना होगा हमें कि केल्विन प्लांक के अकॉर्डिंग ऐसा कोई ऊष्मा इंजन बनाना संभव नहीं है जो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके उसे सीधे ही कार्य में परिवर्तित कर दे और सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दे, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि ऊष्मा इंजन का निरंतर कार्य करने के लिए, ऊष्मा इंजन के प्रोसेस को निरंतर बनाए रखने के लिए सिंक का होना अति आवश्यक है। बिना सिंक के काम नहीं चलेगा, सिंक होना परमानेंटली ज़रूरी है। अगर उससे हम लगातार कार्य की प्राप्ति चाहते हैं, कंटिन्यूअस सतत रूप से हम इंजन से कार्य लेना चाहते हैं, तो स्रोत के साथ साथ सिंक का होना भी आवश्यक है। यानी स्रोत से ऊष्मा लेता रहे, उसका कुछ भाग सिंक को देता रहे और बाकी की ऊष्मा कार्य में परिवर्तित कर दे कार्य में, तो ही वो प्रोसेस संभव है, प्रैक्टिकली इसी को संभव है। अब दूसरा जो कथन है हमारा, ये तो हमारा हो गया केल्विन प्लांक का कथन। दूसरा जो कथन है, ये दोनों ही ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को एक्सप्लेन करने के लिए अति आवश्यक है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं, मेड फॉर ईच अदर जिसको कहते हैं। यानी ये सत्य है तो वो सत्य है, वो सत्य है तो ये सत्य है, दोनों एक दूसरे से बने हुए हैं। यानी दोनों का जो बेसिक मीनिंग निकल के आएगा, निष्कर्ष निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो सेम ही आएगा, समझने की आवश्यकता है। अब सबसे पहली बात केल्विन प्लांक का कथन हो गया, ये तो मैं समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है मैंने समझा दिया है बहुत अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ अभी तक भी समझ में आ रहा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आ रहा हो। फिर भी चूँकि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख सकते हो, लेकिन उसके लिए भी सीरियसली शांति से मेरी हर बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बोर्ड पे देखना पड़ेगा, और जो नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करा रहे हैं उनमें भी देखो, ठीक है। सेकंड कथन क्या है? सेकंड कथन ये है कि ऐसी कोई भी युक्ति मतलब वही ये डिवाइस, बाह्य कर्मक जो काम करते हैं, यानी जो अपन उपकरण काम में ले रहे हैं, उपकरण या कोई संरचना या रचना, इंजन भी तो एक डिवाइस है जो हमें ऊष्मा से कार्य में परिवर्तित करने का काम कर रही है। तो क्लॉसियस के कथन के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी युक्ति बनाना संभव नहीं है जो निम्न ताप से ऊष्मा ग्रहण करके उसे उच्च ताप पर ट्रांसफ़र कर सके। इसको हम चित्र से दिखा दें तो एक निम्न ताप और एक उच्च ताप, और ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कल रेफ्रिजरेटर का जो सिद्धांत हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ये तुम्हारा हो गया उच्च ताप जो T1 केल्विन है, और ये हो गया निम्न ताप। तो क्लॉसियस का कथन ये है कि ऐसी कोई डिवाइस, ऐसी कोई युक्ति बनाना संभव नहीं है
जो सीधे ही निम्न ताप से ऊष्मा ग्रहण करके उसे काई में किसको दे दे, उच्च ताप पर। यानी कोई बाह्य कर्मक काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। जैसे मैंने पहले भी समझाया था तुम्हें एक बार, रेफ्रिजरेटर की थ्योरी जब पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी तब भी मैंने बताया था, जैसे पानी होता है अपना, है कि नहीं, ऊपर से नीचे तो अपने आप आ सकता है, पानी को ऊपर से डालो अपने आप नीचे आएगा, ग्रेविटेशन काम करता है, एक्लेरेशन काम करता है। वैसे ही ऊष्मा भी उच्च ताप से निम्न ताप की और कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप चल देगी, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक प्रोसेस है। ऐसी वायु होती है उच्च दाब से निम्न दाब की और अपने आप फ्लो होती है। पैसा भी होता है तो अमीर से गरीब की तरफ अपने आप चला जाता है, गरीब तो अमीर को नहीं दे सकता, क्या दे सकता है, नहीं दे सकता ना, उसके पास ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमेशा उच्च से निम्न की ओर ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो ऊष्मा का हो, जल का हो या पैसों का हो। लेकिन अगर निम्न से उच्च की ओर देना है तो क्या करना पड़ेगा, बाह्य कर्मक। जैसे मैंने पहले भी समझाया कि पानी को नीचे से ऊपर छत पे भेजना हो तो हमें मोटर लगानी पड़ेगी, इंजन लगाना पड़ेगा, जो पानी को बाह्य कर्मक की सहायता से कहाँ पहुँचा सके, उच्च पर। ऐसे ही ऊष्मा के लिए भी होगा, पैसों के लेन देन लिए भी करना पड़ेगा। गरीब से अमीर में पैसा भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई वर्किंग प्रोसेस बाह्य कर्मक हमें यूज़ करना पड़ेगा, दबाव उस पर डालना पड़ेगा, तब जाके वो दे पाएगा। हफ्ता लेते हैं ना वसूल गुंडे बड़े मवाली गरीबों से, तो ऐसे ही थोड़ी करते हैं। बाह्य कर्मक वो चाकू छुरी बंदूक वो बाह्य कर्मक, उससे ही वो पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। सामान्य रूप से तो है नहीं कि गरीब आदमी जाके अमीर को साफ ले लो पैसे वो पे खूब आ रहा है, ऐसे तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ भी ये क्लॉसियस का कथन ये है कि ऐसी कोई युक्ति बनाना संभव नहीं है जो निम्न ताप से ऊष्मा को ग्रहण करके उच्च ताप पर ट्रांसफ़र कर सके, यानी बिना किसी बाह्य ऑपरेटर के, बिना किसी बाह्य कर्मक की सहायता के ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, असंभव प्रक्रिया। क्या है ये, असंभव प्रक्रिया। तो संभव क्या है, संभव के लिए जैसे मैंने बताया कि पानी को नीचे से ऊपर भेजने के लिए मोटर की आवश्यकता है, कुछ न कुछ बाह्य कर्मक चाहिए तभी। तो इसमें भी वही प्रोसेस है, ऊष्मा भी ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं जाएगी, तो उसको भेजने के लिए भी क्या चाहिएगा, बाह्य कर्मक। जो किसकी थ्योरी है, रेफ्रिजरेटर की, ऑलरेडी अपन उसको पढ़ चुके हैं। तो संभव प्रोसेस क्या है क्लॉसियस के अकॉर्डिंग, ये निम्न ताप युक्त हो गया T2 केल्विन, ये उच्च ताप हो गया T1 केल्विन। तो प्रोसेस क्या है, यहाँ से जो ऊष्मा ली सिंक से निम्न ताप ये Q2, और इस पर बाहर से कर्मक द्वारा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ये जो है बाह्य कर्मक, बाहर से कार्य करने वाला ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जब काम करेगा तो निम्न ताप से ग्रहण की गई ऊष्मा Q2 प्लस W कार्य, और फिर मिला के W प्लस Q2 इक्वल टू Q1। ये Q1 ऊष्मा किसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, उच्च ताप पर। ठीक है, तो संभव प्रोसेस ये है। ये कैसा प्रोसेस है, संभव। ये कंप्लीटली प्रैक्टिकली ये जो प्रोसेस है वो संभव है। यानी कि संभव प्रोसेस में क्या करना होगा, एक बाह्य कर्मक की आवश्यकता पड़ेगी, उसके काम करने पर ही निम्न ताप से ग्रहण की गई ऊष्मा को उच्च ताप पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए क्लॉसियस का कथन क्या है। क्लॉसियस का कथन ये है कि ऐसी कोई भी युक्ति बनाना संभव नहीं है जो बिना किसी बाह्य कर्मक की सहायता के निम्न ताप से ग्रहण की गई ऊष्मा को उच्च ताप पर ट्रांसफ़र कर सके। अर्थात अगर ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप पर ट्रांसफ़र करना है तो कोई न कोई बाह्य कर्मक काम करेगा, यानी कि ये असंभव प्रोसेस है और ये संभव प्रोसेस है। तो एग्ज़ाम में अगर क्लॉसियस का कथन पूछा जाता है तो ये बात दोनों एक्सप्लेन कर देने हमको। अब ये दोनों ही कथन एक ही चीज़ का रिजल्ट एक ही है, इनका कंक्लूजन एक ही है, निष्कर्ष एक ही है, बात एक ही को कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कारण प्रोसेस है। ठीक है ना, चक्रीय उत्क्रमणीय प्रक्रम है, तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर ये प्रोसेस संभव नहीं है तो वो भी संभव नहीं है। इसका और इसका लिंक है आपस में, और इसका भी इसका लिंक है आपस में, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
तो दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए दोनों मिलके ही क्या कहलाते हैं, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है।